सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 1 जनवरी 2025। तो पहले तो आप सभी साथियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सभी 1 जनवरी 2025 से बनने वाले जितने भी साथियों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। आज का पहला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने था और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने जो नक्सली है इनके सरेंडर करने पर अभी एक नई पॉलिसी लागू की है। तो पहले तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए। ये की अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब ये साथियों नई पॉलिसी है क्या, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए साथियों, नई पॉलिसी के तहत क्या है कि जितने भी नक्सली हैं यदि ये सरकार के सामने सरेंडर करते हैं तो इन्हें हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता और रहने के लिए घर दिया जाएगा, जिससे साथ ही नक्सलियों को मुख्य धारा में लाकर छत्तीसगढ़ के अंदर शांति स्थापित की जा सके। अब बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि इसका जो गठन है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री यदि आप लोगों से पूछे तो ये दोस्तों विष्णुदेव साई। राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो रामेंडे का साहब। और राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि रायपुर। और यहाँ पर साथ ही लोकसभा की सीट है, ये आप लोग और याद रखिएगा क्योंकि अभी पूरे देश में क्या है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। तो अभी लोकसभा की जो सीट है ये आप लोगों को याद रखेंगे कि यहाँ पर 11 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर, तो 5। और विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी 90। और जबकि दोस्तों जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 33। अब एक क्वेश्चन आप लोग और रिलेट करिए। मैंने आपको अभी छत्तीसगढ़ की नए डीजीपी बताए थे जो कि दोस्तों अभी कौन बने थे, तो अरुण देव। नाम इनका याद रखिएगा। ये भी छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बने थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस देश ने दुनिया की सबसे तेज जो बुलेट ट्रेन है जिसको इसने नाम दिया है CR 450 प्रोटोटाइप, इसका जो अनावरण है ये भी कहां पर किया गया है। तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बना है जिसने भी दुनिया की सबसे तेज नई बुलेट ट्रेन का अनावरण किया है, ये कि अभी चीन के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसको जो नाम है इसने CR 450 प्रोटोटाइप दिया है। अच्छा साथियों, यही नाम क्यों दिया है, क्योंकि साथियों इसकी जो अधिकतम गति है ये 450 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। अब एक बार आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूं। जैसे कि साथियों याद करिए, मैंने आपको दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बताया था। ये कोराडिया से लेकर आइलैंड ये ट्रेन का नाम है और ये भी कहां पर चली थी, जर्मनी के अंदर। एशिया की यदि आप लोगों से पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछ ले तो ये चीन के अंदर शुरू की गई थी। और बात की यदि पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछे तो हरियाणा के जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में चलने वाली है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग। चीन में मुद्रा क्या चलती है, तो रेन बिंबिंग। और जबकि राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं जो कि सी जिनपिंग। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथियों आपको जो तीसरा प्रश्न है ये फेस्टिवल से संबंधित है और आप लोग इससे पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने जो रथ सप्तमी है इसको अभी राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो ऐसा करने वाले साथी जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है, ये भी उड़ीसा सरकार बनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं दोस्तों रथ सप्तमी उत्सव के बारे में। तो ये जो दोस्तों रथ सप्तमी उत्सव है ये आंध्र प्रदेश का जो श्री काकुलम जिला है, यहाँ पर जो अरसावली है यहीं पर दोस्तों एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर। और यहीं पर ये 3 दिनों तक मनाया जाएगा रथ सप्तमी उत्सव। पहले दोस्तों मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2024 के महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में रिवाइज कराऊंगा। तो पहले तो आप लोग याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था और ये साथियों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी था। तो याद रखिएगा। राजधानी क्या है यहाँ की, तो अमरावती।
मुख्यमंत्री पूछे तो एन चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। और अभी मैंने आपको आंध्र प्रदेश से दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बताए थे कि भी सरकार ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना, जिसको नाम क्या दिया था, तो दीपम 2, इसकी शुरुआत की थी। जबकि अभी नई समुद्री जो विमान सेवा है जिसका नाम है स्काई मीट सी, इसकी शुरुआत कहां पर की गई थी? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लेकर श्री सैलम के बीच में। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग 2024 के महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में। तो याद की दोस्तों, हमको पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का मैं बताया था, जो कि हर साल कहां पर मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल में कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि दोस्तों आप लोगों से सिंपल पूछ ले कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहां पर मनाया जाता है, तब आप लोग आंसर कीजिएगा नागालैंड, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। लेकिन इसी के आगे अगर पक्के पाका लगा दे तो आप लोग अरुणाचल प्रदेश पर आंसर कीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको मणिपुर से 2024 के अंदर इस बार 3 फेस्टिवल पढ़ाए थे। एक तो सुरीलीली फेस्टिवल, दूसरा मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, और तीसरा बताया था निमोल चोंगबा उत्सव। ये तीनों के दिनों फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाए गए थे। लद्दाख से मैंने आपको लोसार उत्सव बताया था। और इसी में दोस्तों लोसांग पूछे तो आंसर कीजिएगा सिक्किम। उड़ीसा में याद करिए, मैंने आपको नोआखाई उत्सव के बारे में बताया था। पुष्कर मेला पूछे तो ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है जो कि राजस्थान के अजमेर के अंदर मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव और हरेला उत्सव के बारे में पूछे तो ये उत्तराखंड के अंदर। और आपको हरेला और हरेली के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी में यदि हरेली पूछ रहे तो हरेली पर आंसर कीजिएगा छत्तीसगढ़। चापचरकोट फेस्टिवल ये आपका मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। हौजगिरी महोत्सव के बारे में बताया था आपको, जो कि त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। और त्रिपुरा से आप लोग एक फेस्टिवल और याद रखिएगा, खर्ची पूजा के बारे में, ये भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। और ओणम उत्सव के बारे में पूछे तो ये हर साल केरल के अंदर मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथियों जो चौथा प्रश्न है अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और ये दोस्तों जो अपॉइंटमेंट है ये महत्वपूर्ण भी है, इस पे आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो सीआरपीएफ है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके भी जो नए महानिदेशक है यानी कि डायरेक्टर जनरल, ये भी कौन बन गए? तो नाम है इनका बितुल कुमार। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो बितुल कुमार है ये यूपी कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको भी सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया है। यदि साथियों आप लोगों से ये पूछे कि जो बितुल कुमार है इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने अनिल दयाल सिंह की जगह ली है, जो कि साथियों 31 दिसंबर को ही अभी सेवानिवृत्त हो गए। और अब 1 जनवरी से सीआरपीएफ के जो नए डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया ये बितुल कुमार ने संभाल लिया। अब मैं आपको साथियों अर्धसैनिक बलों के अन्य महानिदेशक के बारे में और रिवाइज करा देता हूँ, ये भी साथियों नए के नए बने। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मैंने आपको दलजीत सिंह चौधरी का नाम बताया था। रॉ के कौन बने थे? तो रवि सिन्हा। बितुल कलाम अब बन चुके हैं सीआरपीएफ के। सीआईएसएफ के पूछ लिया आप लोगों से तो राजविंदर सिंह भट्टी बने थे। आईटीबीपी के बारे में बात करें यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इसके राहुल रजगोत्रा बने थे। इंडियन आर्मी के अभी वर्तमान प्रमुख कौन बने थे? उपेंद्र द्विवेदी साहब। इंडियन एयरफोर्स के कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और इंडियन नेवी के पूछे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और याद रखिएगा ये सतीश कुमार है वर्तमान में। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के भी मैंने आपको प्रमुख बताए थे, ये भी कौन बने थे? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ये सारे के सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग सीआईएसएफ के बारे में। तो सीआईएसएफ की दोस्तों जो स्थापना है ये 27 जुलाई 1939 के अंदर हुई थी। और मुख्यालय पूछ लिया आप लोगों से तो नई दिल्ली के अंदर है। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 5वां प्रश्न है ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है, इस पे आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी समुद्र पर भारत के पहले जो गिलास ब्रिज है इसका भी जो उद्घाटन है यह भी कहां पर किया गया है? तो इसका दोस्तों जो उद्घाटन है यह भी तमिलनाडु के अंदर किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों समुद्र के ऊपर भारत का पहला गिलास ब्रिज है ये कन्याकुमारी के अंदर किया है। और इस पुल की लंबाई कितनी बताई जा रही है? तो 70 मीटर तो दोस्तों लंबा है, और जबकि ये 10 मीटर चौड़ा है। और ये ब्रिज कहां से लेकर कहां तक बना है? तो कन्याकुमारी के तट पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है यहीं पर साथियों जो 133 फुट ऊंची त्रिवुल्लुपुर की प्रतिमा है, इसी को ये पहला गिलास का ब्रिज जोड़ता है। और इसको बनाने में लागत कितनी आई है? तो 37 करोड़ रुपए की। अब ये भारत के पहले से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको भारत से पहले से संबंधित क्वेश्चन रिवाइज कराता हूं, जो कि मैंने आपको दिसंबर महीने में पढ़ा है।
याद करिए, मैंने आपको बात का पहला अभी डिजिटल म्यूजियम पढ़ाया था जो कि महाराष्ट्र के अंदर भारत ने अभी पहला जो मधुबी बायो बैंक है ये कहाँ पर स्थापित किया था, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर ही। भारत का पहला एयर कार्गो हब ये भी नोएडा के अंदर बनकर तैयार हुआ है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूछिए आप लोगों से, ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो आईआईटी मद्रास के अंदर। और अभी सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला जो सीमावर्ती गांव है ये बना था अभी गुजरात का मसाली गांव। बात करते हैं अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के M.K. स्टालिन और राज्यपाल कौन है, तो आनंद रवि। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का साथी आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भी किस कंपनी को ग्रेट पैलेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है, तो ये दोस्तों मार्तन कंपनी है। नाम है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथ ग्रेड प्लेस टू वर्क का दर्जा है यह भी जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के लिए दिया है। और दिया किसने है, तो ग्रेड प्लस टू वर्कशॉप इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा। और ऐसा साथ ही दूसरी बार हुआ है जब ये सेल कंपनी को ये प्रमाण पत्र मिला है। क्या इससे पहले भी मिल चुका है, तो इससे पहले भी साथियों पिछले साल ही मिला था, दिसंबर 2030 से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए। और अब ये दूसरी बार मिला है। बात करते हैं अब हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये जनवरी 1973 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो नई दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंद्र प्रकाश। अब इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो मारुति कंपनियों की संख्या है ये बढ़कर 14 हो गई है, जिसमें से नवीनतम अभी जो नई बनी है 2024 के अंदर ही ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनी है। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 7वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि जो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है इसका जो खिताब है यह भी किसने जीता है, तो ये दोस्तों पहली बार जीता है। और किसके द्वारा, तो केरल के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस बार दोस्तों ये कौन से नंबर की थी, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, तो ये आप लोग और याद रखिएगा जो कि 53वीं नंबर की थी। हराया था किसको था इसने फाइनल में, तो चंडीगढ़ को। जबकि इसका जो आयोजन है ये केरल के चंग नासिरी के अंदर किया गया था। अब इसमें आपको खिलाड़ियों को दिए गए सम्मान के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि केरल के जो देवेंद्र है इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार पूछे तो ये राहुल को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ जो लेफ्ट विंग खिलाड़ी का अवार्ड है ये दिया गया था सुजीत को। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि अभी संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो सर्विसेज ने। और हराया किसको था, तो गोवा को। और अभी 42वीं बार मैंने आपको बताया था कि रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ये मुंबई में नहीं जीता है। तो इसी से रिलेट कर ये दोनों के दोनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोग और याद रखेंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का जो 8वां प्रश्न है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किसने इंडियन नेशनल जो मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप है 2024 ये जीती है, तो ये भारत के हेमंत मुदुप्पा ने जीती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोस्तों हेमंत मुदुप्पा है ये एक इंडियन राइडर है। और इन्होंने भी 29 दिसंबर को नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया कहां पर गया था, तो चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। और जबकि साथियों हेमंत मुदुप्पा ने ये जो चैंपियनशिप है ये तीसरी बार जीती है। हेमंत मुदुप्पा को दोस्तों एक और अन्य नाम से मशहूर है ये, जिनका नाम है लाइटिंग R1 के नाम से। और मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ओवरऑल इनका 15वां ये राष्ट्रीय खिताब है। और ये जीतने वाले ये एकमात्र एथलीट भी बन गए। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस संगठन ने कोर्सिया के भी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र का भी पहला जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है, तो ये GCAA के द्वारा किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब ये GCAA है क्या, तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। GCAA का साथ जो फुल फॉर्म है ये जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है। और इसने भी कोर्सिया यानी कि अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना को लागू करने के लिए क्षेत्र का पहला यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोर्सिया की बात करें तो इसे दोस्तों 2016 में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है इसी के द्वारा अपनाई गई ये एक वैश्विक योजना है,
जिसे लागू कब किया गया था 2019 के अंदर। और इसका जो लक्ष्य है ये ऑफसेट तंत्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय जो विमानन उत्सर्जन है इसको न्यूनतम करना है। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखें। आज का दोस्तों आपको जो 10वां प्रश्न है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो डीबीएस बैंक है इंडिया, इसके भी जो नए सीईओ है ये भी किसका पदभार किसने संभाला है। तो ये साथियों नए बनने वाले हैं अभी, हालांकि इन्होंने पदभार संभाला नहीं है। ये जो पदभार है ये मार्च में संभालेंगे। तो नाम इनका याद रखिएगा, ये रजत वर्मा बन चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो रजत वर्मा है ये 1 मार्च 2025 से जो डीबीएस बैंक इंडिया है इसके नए सीईओ का कारोबार संभालेंगे। और ये स्थान किसका लेने वाले हैं, तो सुरजीत सोम का स्थान लेंगे, जो कि फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब एक बार मैं आपको डीबीएस बैंक के बारे में बता देता हूँ पहले। तो डीबीएस साथियों जो बैंक है ये सिंगापुर का एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1968 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिंगापुर के मरीना बे के अंदर। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के नाम और देखिए। ये चल्ला जो श्रीनिवासन शेट्टी है ये नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने थे। नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी पुरातात्विदों के लिए हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई है। तो अभी पुरातात्विदों ने जो हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी है यहाँ पर भी 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये साथ जो राखी गढ़ी के अंदर जल प्रबंधन प्रणाली है ये हिसार के जो जिला है राखी गढ़ी, यहाँ पर साथियों गांव में टीला 1 संख्या से लेकर टीला 2 संख्या के बीच में ये क्षेत्र है। और ये लगभग 3.5 से लेकर 4 फीट की गहराई पर संरचना है, जो कि सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन पद्धति को दर्शाती है। तो खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा कभी पुरातात्विदों ने किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल जो प्रबंधन प्रणाली है इसकी खोज की है। तो बनने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राखी गढ़ी के अंदर और स्थित कहां पर है, तो हरियाणा के हिसार के अंदर। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भाई जो पंडित रामनारायण है इनका अभी 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप लोगों को दोस्तों ये बताना है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक बार दोस्तों सोने से पहले क्लास का रिवीजन करना मत भूलिएगा पीडीएफ के माध्यम से। और अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।